Good evening, dear students. Today let us discuss about EMF equation of single phase transformer. In our previous video we have discussed about working of single phase transformer. Today let us discuss about EMF equation. पिछले वीडियो में हमने बताया कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, दिस इज कोर, दिस इज वाइंडिंग. सिंगल फेज एसी वोल्टेज लगाते हैं V इक्वल टू VM1 साइन ओमेगा टी. दिस इज इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज. ये वेव डायग्राम देखिए. इसको लगाने से, इनपुट वोल्टेज लगाने से प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो करती है I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. -5 भी होगा बिकॉज दिस इज अ क्वाइल. ये क्वाइल है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो लैग करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी, इसलिए -5 भी होगा. बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, दिस करंट इज साइनोसाइडल. साइनोसाइडल होगी. साइनोसाइडल करंट क्या करेगी? एमएमएफ प्रोड्यूस करेगी. साइनोसाइडल वो एमएमएफ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. साइनोसाइडल यहाँ पे कोर पे, यहाँ दिस इज कॉल्ड कोर. इस कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज चेंजिंग एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday's law, there is induced EMF in the primary winding and there is induced in the secondary winding. इसके बारे में बात हमने पिछले वीडियो में किया है कि प्राइमरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस हो जाएगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से. तो ये जो EMF इंड्यूस हो जाएगा इसका मान क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस E1 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस E2 एंड ऑन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दे डिपेंड. किन बातों पे डिपेंड करेंगे, तो आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है साइनोसाइडल. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर इज साइनोसाइडल because we have given sinusoidal voltage, so there is sinusoidal current in the winding, so sinusoidal MMF, so sinusoidal flux. This flux is sinusoidal, sin flux है, it is changing. फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्राइमरी कॉइल में जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से EMF इंड्यूस हो जाएगा और सेकेंडरी कॉइल में भी EMF इंड्यूस हो जाएगा. इस प्रकार से इंडक्शन होता है. वी हैव गिवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हेयर एंड वी आर गोइंग टू रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेयर बिकॉज देयर इज चेंज इन द फ्लक्स. अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन ना होता तो ना तो प्राइमरी वाइंडिंग में कोई EMF इंड्यूस होता और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई EMF इंड्यूस होता. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए ये सब EMF इंड्यूस हो रहे हैं प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी. फ्लक्स का मान देखिए, सी दिस फ्लक्स, इट इज साइनोसाइडल फ्लक्स, इट इज चेंजिंग लाइक दिस. इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लस माइनस होता रहेगा. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज सपोज N1. ये हैं नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें फेरे लपेटे गए हैं. कॉपर की कॉइल होती है, इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम कोर एंड टर्न्स आर आल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग में सपोज फेरों की संख्या है N2. यहाँ पे N2 फेरे हैं, देर आर N2 नंबर ऑफ टर्न्स. F, what is F? फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. जो वोल्टेज सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी है. what is phi m? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर. ये जो कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, देयर इज फ्लक्स इन द कोर, इट इज साइनोसाइडल एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज phi m. ये है. अगर ये होगा तो ये फ्लक्स है, दिस इज फ्लक्स. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E2. E1 का मान कितना है, E2 का मान कितना है, यही निकालने जा रहे हैं आज. टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दीज मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ये मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू. E1 का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है, E2 का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है. सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग, तात्क्षणिक मान. किसी क्षण पर वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी वाइंडिंग में, वो होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ माइनस if Lenz law is also taken into consideration, minus Lenz law.
N1 डी फाई अपॉन डी टी। N1 क्या है, फेरों की संख्या है प्राइमरी कॉइल में, डी फाई अपॉन डी टी ये क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर है। फ्लक्स जो है ये है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसकी दर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखिए E1 इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। स्मॉल लेटर में लिखा है, दिस इज रिटन इन स्मॉल लेटर बिकॉज इट इज़ नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ नॉट आरएमएस वैल्यू, इट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। माइनस N1 डी अपॉन डी टी ये रख दीजिए फाई की जगह पे, फाई एम साइन ओमेगा टी। इन प्लेस ऑफ फाई वी हैव रिटन फाई एम साइन ओमेगा टी। अब इसको क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा, तात्क्षणिक मान ईएमएफ का माइनस N1 फाई एम ओमेगा, ये ओमेगा आ जाएगा कास ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू माइनस N1 फाई एम इज सेम ओमेगा। कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं इस तरह। कास ओमेगा टी की जगह पे ये लिख दिया गया है। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू माइनस N1 फाई एम ओमेगा। यहाँ माइनस है, उसको दोनों माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये माइनस हट गया है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखिए इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करेगा, पाई बाई 2 से लैग करेगा। फ्लक्स इज लैगिंग, ईएमएफ इज लैगिंग विद दी फ्लक्स। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स से लैग कर रहा है, कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। ये देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू N1 फाई एम, ओमेगा की जगह पे रख दिया है 2 पाई एफ, N1 फाई एम ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये अब ये देखिए इसको, सी दिस इक्वेशन, दिस ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, इट्स अ वैल्यू इज चेंजिंग। The magnitude of this EMF is not constant, it is changing every time. Instantaneous value is changing. तो इसका मान बढ़ेगा घटेगा, जीरो होगा। इसका महत्तम मान कितना होगा, जब इसका मान मैक्सिमम होगा। दिस EMF इज मैक्सिमम व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम मान 1 होगा तो ये जो है मैक्सिमम मान होगा इस EMF का। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग कितना होगा, इस EMF का मैक्सिमम मान उसको लिख रहे हैं EM1। EM1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू 2 पाई एफ N1 फाई एम। ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका मान 1 होगा, इसको 1 रख दिया गया है तो ये हो गया है मैक्सिमम EM1। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम मान मिल गया। ये हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में √2 से भाग दे देते हैं तो आरएमएस वैल्यू मिल जाता है। AC में until and unless it is not specified values are always written in RMS value। AC में अगर ये मेंशन ना किया जाए तो राशियाँ RMS वैल्यू में लिखी जाती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू को RMS वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। द RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा इन द प्राइमरी वाइंडिंग, वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो मैक्सिमम वैल्यू पता है 2 पाई एफ N1 फाई एम, 2 पाई एफ N1 फाई एम, उसमें √2 से भाग दे देंगे, देन वी गेट दी RMS वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई अपॉन √2 को जब सॉल्व करेंगे यू गेट 4.44 एफ N1 फाई एम। ये है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा हुआ उसका आरएमएस मान है। रिमेंबर दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग कितना होगा, 4.44। ये एक नियतांक है, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर। एफ क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। N1 क्या है, फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल में। फाई एम क्या है, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज द फ्लक्स इन द कोर। सो मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये इतना EMF प्रोड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये आप देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फ्रिक्वेंसी अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, अगर
तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे और फ्लक्स पे। फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिज़ाइन पे, और ये इसकी डिज़ाइन जितना अच्छा होगा उतना ही फ्लक्स का मान अधिक होगा। N1 क्या है, इसमें फेरों की संख्या। इसी प्रकार से निकाल लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू पहले निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान कितना होगा, -N2 d∅/dt। फैराडे के सेकंड नियम से लेंज लॉ भी लगाया गया है, दैट इज वाई वी हैव रिटन माइनस साइन हियर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू -N2, यहाँ पे फाई की जगह पर रख दिया गया है φm sin ωt। डिफरेंशिएट कर देंगे पिछले बार की तरह, एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, अदर देन देयर इज इन प्लेस ऑफ N1 देयर इज N2। N1 की जगह पे N2 कर दिया गया है, बाकी प्रोसेस सेम है क्योंकि फ्लक्स सेम है। सी दिस डायग्राम, क्या डिफरेंस है यहाँ पे क्या डिफरेंस है, केवल N2 का, N1 N2 का डिफरेंस है, फ्लक्स तो सेम ही है, दोनों में फ्लक्स सेम है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स, कॉमन फ्लक्स। तो इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर आएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे पिछले बार हमने निकाला था N2 φm ओमेगा sin ωt-φ, इसका मैक्सिमम मान निकाल लेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस N2 φm ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ओमेगा की जगह पे 2πf रख दिया पिछले बार की तरह, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब उसको आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, 2πf N2 φm डिवाइडेड बाई √2, दिस इज आरएमएस वैल्यू। सो अगेन वी गेट सेम वैल्यू, सिमिलर वैल्यू एग्जैक्टली, ओनली डिफरेंस इज इन प्लेस ऑफ N1 वी हैव नाउ N2, N1 की जगह पे यहाँ पे N2 है और कोई डिफरेंस नहीं है। सो काइंडली रिमेंबर दिस इज द इक्वेशन फॉर ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग, 4.44 of N1 φm, and this is the equation for EMF in the secondary winding। RMS वैल्यू है, this is RMS वैल्यू, this is not maximum वैल्यू, RMS वैल्यू 4.44 F। अब कितना EMF इंड्यूस होगा, देखिए सब बातें यहाँ पे दिख रही हैं, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, इफ फ्रिक्वेंसी इज मोर देन EMF इज प्रोड्यूस्ड इज मोर, बट अगर कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर N1 क्या है, फेरों की संख्या ज़्यादा होगा तो EMF ज़्यादा प्रेरित होगा, फेरों की संख्या कम होगा तो EMF कम प्रेरित होगा, वेरी सिंपल। सो EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। सिमिलरली φm, फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा EMF उतना ज़्यादा प्रेरित होगा, फ्लक्स जितना कम होगा EMF उतना कम प्रेरित होगा। तो फ्लक्स जो कोर में पैदा हो रहा है, वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दिस फ्लक्स, हम इस फ्लक्स के मान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए हमने बताया है कि रिलक्टेंस को हम मिनिमम रखते हैं, बिकॉज दिस फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। अगर फेरों की संख्या कांस्टेंट कर दिया और वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, देन दे आर कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, देन वी कैन हैव दिस S। इसको मिनिमम रखना है, रिलक्टेंस इज मिनिमम देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। रिलक्टेंस मिनिमम कैसे रखते हैं, क्योंकि रिलक्टेंस S इक्वल टू L अपॉन A μ0 μr। ये है आपके पास जो तरीके हैं रिलक्टेंस को न्यूनतम करने का। तो कोर की लंबाई जितना छोटी हो उतना अच्छा है, तो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ छोटा हो जाएगा या लीजलेस। एरिया जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा एरिया बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो हम ऐसे मैनेज करेंगे कॉस्ट भी कम रहे। रिलेटिव परमिएबिलिटी जितनी हाई होगी μr इज मोर, रिलक्टेंस इज लेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी जितनी हाई होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल उतना अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जितना अधिक होगी, रिलक्टेंस वो उतना ही कम करेगा मटेरियल, और फ्लक्स उतना ज़्यादा पैदा करेगा। और जितना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर में, EMF उतना ज़्यादा पैदा होगा और ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी उतनी अच्छी होगी, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी पे उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये अगर हम कह दें इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर 2 में 1 से भाग देने पर E2 अपॉन E1 यू गेट E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्योंकि ये सब चीज़ें को सेम है, केवल यहाँ पे N2 यहाँ N1 है। सो दिस इज कॉल्ड टर्न रेशियो कांस्टेंट N2 अपॉन N1
इसको के भी बोलते हैं, कांस्टेंट है, ये नियतांक होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में। वंस ट्रांसफार्मर इज डिजाइन दिस टर्म इज कांस्टेंट। अब देखिए ये है के, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट के, दिस कांस्टेंट के is fixed at the time of design. Once we have designed this transformer, this K is constant. अब देखिए ये ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट दिया वोल्टेज V1, करंट फ्लो हुई I1, प्राइमरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हुआ E1, फिर N1 है, N2 है सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ E2। अगर लोड नहीं रहेगा तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगी, अगर लोड लगाएंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पे, वहाँ लोड के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसको कहते हैं V2। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, अप्लाइड वोल्टेज से यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होता है थोड़ा सा कम होता है, कम। E1 इज ऑलवेज लेस दैन V1। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज हम देंगे, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में और कुछ रिएक्टेंस में थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा। बट ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन अगर बहुत अच्छी की जाती है तो दोनों का मान लगभग सेम होता है। थोड़ा सा ये कम होता है, थोड़ा सा, इट इज़ स्लाइटली लेस दैन दिस, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वही सेकेंडरी में भी होता है। यहाँ जो EMF इंड्यूस हुआ उतना वोल्टेज यहाँ नहीं मिलता है, उतना वोल्टेज मिलता है नो लोड पे। व्हेन ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड V2 एंड E2 दे आर इक्वल। क्योंकि यहाँ करंट नहीं बहती है तो यहाँ रास्ते में कोई ड्रॉप नहीं होता है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। लेकिन जैसे ही आप लोड लगाते हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा सा होता है, रिएक्टेंस होता है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो V2 होता है इट इज़ ऑलवेज लेस दैन E2। टर्मिनल पे जो लोड के टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है, दिस वोल्टेज इज स्लाइटली लेस दैन इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं। So they are very close to each other, E2 and V2 they are very close, but E2 is always greater than V2, or in other words V2 is always less than E2। थोड़ा सा बड़ा होता है E2 V2 की तुलना में। तो V2 and E2 they are also very close to each other। दोनों का मान लगभग बराबर होता है, लगभग। तो जो रिलेशन हमने दिखाया E2 और E1 का, E2/E1 अभी लिखा था ना, N2/N1, वही रिलेशन वोल्टेज का भी होता है, V2/V1 इक्वल टू N2/N1, बिकॉज V2 इज़ वेरी क्लोज टू E2 एंड V1 इज़ वेरी क्लोज टू E1, सो वी हैव दिस रिलेशन। सेम रिलेशन इज़ वैलिड इन केस ऑफ वोल्टेज आल्सो। वोल्टेज में भी ये रिलेशन वैलिड है क्योंकि दोनों का मान लगभग बराबर है। उसी प्रकार से पावर देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इनपुट पावर कितना है V1I1, वी हैव गिवन V1I1, दिस इज इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है V2I2। आउटपुट पावर कितनी मिली हमको V2I2। इनपुट पावर कितना दिया हमने V1I1। लॉसेज हमने बताया था ट्रांसफार्मर में वेरी लेस, वेरी लेस। इफ ट्रांसफार्मर इज वेल डिजाइंड, प्रॉपरली डिजाइंड, losses are not more than 1%. Efficiency is 99%, sometimes more than 99%, 99% या उससे अधिक हो सकती है एफिशिएंसी। तो इनपुट पावर यानी V1I1 इनपुट पावर है, और आउटपुट पावर यानी V2I2 दे आर आल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनका मान भी बहुत एक दूसरे के बराबर होता है। पावर इज इक्वल इन बोथ द डायरेक्शन। यहाँ पावर बराबर होती है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगी, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल कांस्टेंट रहता है। दोनों का गुणनफल V2I2 और V1I1 इनका गुणनफल बराबर होता है। दे आर इक्वल बिकॉज लॉसेज आर लेस, एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, सो पावर इज इक्वल इन आइदर डायरेक्शन, इन द इनपुट साइड एंड इन द आउटपुट साइड बोथ। तो ये रिलेशन देखिए यहाँ से, फिर फ्रॉम दिस इक्वेशन V2/V1 निकाल लीजिए यहाँ से, V2/V1 तो हो जाएगा I1/I2। तो इस प्रकार से हमारे पास कई रिलेशन आ गए। ये राशियाँ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी अपॉन इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी, किसकी बात हो रही है इसकी, ये E2/E1, वो किसके बराबर होगा K के।
नियतांक है N2/N1 के बराबर होता है, दैट इज़ के हर ट्रांसफार्मर के लिए नियतांक होता है। उसी प्रकार से V2/V1 दैट इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है, दिस इज N2/N1 इक्वल टू के। सिमिलरली I1/I2 जो अभी निकाला हमने वो बराबर है V2/V1 के, सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। सो remember these relationships, E2/E1 equal to V2/V1 equal to I1/I2 equal to N2/N1, they are constant for every transformer, for every transformer they are constant। डिज़ाइन के पहले बदल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, एक बार ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कर दिया गया, वंस ट्रांसफार्मर इज डिज़ाइन देन दिस इज कांस्टेंट, दिस इज़ नॉट वेरिएबल, ये याद रखिएगा। ये रिलेशनशिप, ये इसको नियतांक बोलते हैं, टर्न रेशियो कांस्टेंट। टर्न रेशियो कांस्टेंट है, हर ट्रांसफार्मर को फिक्स कर किया जाता है डिज़ाइन करते समय। एक और रेशियो होता है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस रेशियो, इम्पीडेंस का रेशियो। प्राइमरी इम्पीडेंस देखिए कितना है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया V1, करंट बह रही है प्राइमरी में I1, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इम्पीडेंस कितना होगा प्राइमरी का, Z1 V1/I1। AC में B/I R नहीं होता है, AC में B/I Z होता है, इट इज़ Z। सो इम्पीडेंस ऑफ द प्राइमरी साइड V1/I1। सिमिलरली इधर भी करंट बह रही है I2, यहाँ वोल्टेज लोड पे V2 है, यहाँ का इम्पीडेंस मान लीजिए Z2 है सेकेंडरी साइड का, तो Z2 का मान कितना होगा, वोल्टेज अपान करंट V2/I2, करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इम्पीडेंस सेकेंडरी, इम्पीडेंस प्राइमरी। तो Z2/Z1 कर लीजिए, यहाँ से Z2 इसका मान पता है, अपान Z1 कर लेंगे। Z2 का मान कितना है, V2/I2। Z1 का मान कितना है, V1/I1। इसको आप this अपान V1/I1 करेंगे तो ये I1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I1/V1, ठीक है दिस। तो यहाँ से V2/V1 अलग कर लीजिए, दिस एक भाग हो गया, और I1/I2 अलग कर लीजिए, एक दूसरा भाग हो गया। तो V2/V1 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो होता है N2/N1 या K। उसी प्रकार से I1/I2 भी हमने बताया था, वो कितना होता है N2/N1, वो भी K होता है। तो Z2/Z1 जो होगा कितना होगा, K²। ये याद रखना रिलेशनशिप, काइंडली रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। इम्पीडेंस रेशियो Z2/Z1 इज़ नॉट इक्वल टू K, जैसा कि वोल्टेज और करंट में होता है, और यहाँ रिलेशन K नहीं होता है, K² होता है। दिस इज K² मीन्स N2/N1 स्क्वायर, यही है K², दिस इज K² N2/N1 स्क्वायर। तो इम्पीडेंस में ये रिलेशन होता है, प्राइमरी इम्पीडेंस सेकेंडरी इम्पीडेंस अपान प्राइमरी इम्पीडेंस इक्वल टू K, नॉट K, इट इज़ K²। वही रिलेशन रजिस्टेंसों में भी होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रजिस्टेंस और प्राइमरी वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है, उनका रिलेशन क्या होता है, K²। सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस और प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, उसका भी रिलेशन होता है K²। सो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस रेशियो और रजिस्टेंस रेशियो और रिएक्टेंस रेशियो। यस, रिलेशनशिप फॉर इम्पीडेंस, रजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दे आर वेरी सिमिलर। जो रिलेशन इम्पीडेंस का है वही रिलेशन रजिस्टेंस का होता है, वही रिलेशन रिएक्टेंस का होता है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों अवरोध होते हैं। ये होता है ये प्रतिरोध के कारण होता है, ये रिएक्टेंस होता है इंडक्टेंस के कारण होता है, ये कुल अवरोध होता है। सो दिस इज कॉल्ड टर्न रेशियो, सॉरी इम्पीडेंस रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंडरी इम्पीडेंस एंड प्राइमरी इम्पीडेंस, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस रेशियो। कई बार हम इन इम्पीडेंस को इधर कंसीडर करना चाहते हैं, सेकेंडरी साइड का इधर, तो ये रिलेशनशिप हमको याद रहता है या यह रिलेशनशिप मालूम रहता है, तो इस इम्पीडेंस को हम चाहें तो प्राइमरी में कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस अगर हम चाहें कि सेकेंडरी में कंसीडर करना, तो इस रिलेशनशिप के माध्यम से हम इस इम्पीडेंस को प्राइमरी साइड का यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। वही चीज़ करंट में भी है, इस करंट को हम चाहें यहाँ कंसीडर करना, तो रिलेशनशिप जो है हमारे पास, उसके माध्यम से यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। So these are relationships between different quantities. So this is equation, EMF equation, and relationship, turn ratio constants. This is
the magnitude of induced EMF in the प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका मान निकाल लिया हमने, यहाँ जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका मान निकाल लिया हमने, यहाँ पे EMF कितना प्रोड्यूस होता है उसका एक्चुअल मान किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यहाँ जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका एक्चुअल मान किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वोल्टेजों के बीच में क्या रिलेशन होता है, करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इम्पीडेंस में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, रिएक्टेंस में क्या रिलेशन होता है. सो these things we have discussed in this video. Thank you for watching this video. Thank you so much. Thank you.